ये बात तो हम जानते ही हैं कि इंडिया का फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो कभी भी इंडिया से रिलेटेड कोई भी बड़े डिसीजन लेने की जब बात आए, तो हाँ, एक प्रेसिडेंट के हाथ में वो सारी पावर्स होती हैं कि वो डिसीजन ले सके या डिसीजन में कोई चेंजेस ला सके या मॉडिफिकेशन कर सके। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो प्रेसिडेंट हो वो इतना केपेबल हो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, सोच सके, समझ सके कि अगर कोई एक ऐसा डिसीजन है जो हमारे देश के हित में नहीं है, तो उसमें वो चेंजेस ला सके। एक प्रेसिडेंट के हाथ में काफी इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं: एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड जुडिशियल पावर। एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मेंबर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। Attorney General of India, CAG, Comptroller and Auditor General of India, they all are appointed by the President. President represent India globally. अगर लेजिस्लेटिव की मैं बात करूं, तो पार्लियामेंट के सेशंस, पार्लियामेंट बिल्स, जुडिशियल की अगर मैं बात करूं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मेन पावरफुल पोस्ट उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं या प्रेसिडेंट के अंदर एक्सेप्टेंसी होता है। तो गाइज, अगर इतने इंपॉर्टेंट पावर्स की हम बात करें, तो प्रेसिडेंट इतने सक्षम भी होना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट पावर्स का सही तरीके से हमारे देश के हित के लिए यूटिलाइजेशन कर पाए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की, जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इस बार टोटल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स 56 हैं। हम इनमें से आज दो कैंडिडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डेट जो है वो 18 जुलाई की है, जिसका रिजल्ट 21 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा। पहला कैंडिडेट जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो है द्रौपदी मुर्मू, और दूसरे कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा जी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 20 जून 1958 को हुआ। अगर द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाती हैं, ये आजाद भारत में पैदा हुई और देश की सबसे युवा प्रेसिडेंट होंगी, और साथ ही आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली प्रेसिडेंट होंगी। 25 जुलाई को अगर वो प्रेसिडेंट की शपथ लेती हैं, तब उनकी एज 64 ईयर्स 1 मंथ एंड 8 डेज की रहेगी। रिसेंटली उनका बर्थडे गया है। साथ ही पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट बनने वाली पहली पर्सन होंगी। फिलहाल मुर्मू बीजेपी एनडीए कैंडिडेट है। द्रौपदी मुर्मू के जीविका की अगर मैं बात करूं, काफी संघर्ष और कठिनाइयों से भरा उनका जीवन रहा। जून 1958 में उड़ीसा के एक आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ। उन्होंने रमा देवी विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर स्टेट सचिवालय में एक क्लर्क लेवल की नौकरी से शुरुआत करी अपने करियर की, और उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू के साथ हुआ। 1997 में पहली बार नगर पंचायत चुनाव जीतकर ये पार्षद बनी। इसके 3 साल बाद ही वो रायरंगपुर राज्य विधानसभा चुनी गई। ईयर 2000 में विधायक बनी और 2000 से 2009 तक बीजेपी बीजेडी में 2 बार मंत्री रह चुकी हैं। 2015 में झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी। अब बात करते हैं इनके पारिवारिक जीवन की। ईयर 2009 इनके लिए काफी दुखद रहा। इलेक्शन तो ये हारी ही थी, फिर इनके गांव लौटी और उसी साल उनके बेटे की असमय मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई, जिससे बाहर आने के लिए उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया। 2013 में उनके दूसरे बेटे का भी निधन हो गया और 2014 में उनके पति का भी निधन हो गया, जिसके बाद वो आध्यात्म के और करीब आ गए। इन सब में उनकी बेटी इतिश्री ने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया और परिवार और राजनीतिक करियर को आगे ले जाने के लिए हमेशा उनकी सहायता करी। मुर्मू बीजेपी कैंडिडेट हैं, इसलिए एनडीए की सारे अलायंस उनके सपोर्ट में है। जबकि विपक्ष में होने के बाद भी बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस और बीएसपी ने एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। अब बात करते हैं बीजेपी ने आखिर द्रौपदी मुर्मू को ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्यों चुना। एक रीजन सिंबॉलिक फैक्टर को फिनिश करने के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे डिस्कस करूं, तो अभी रिसेंटली मैं गुवाहाटी गई थी। होटल के बाहर जब मैं वॉक कर रही थी, तो कुछ ट्राइबल्स, आदिवासी थे। मुझे देखकर
कुछ कदम पीछे हुए और दूर से ही झुककर नमस्ते किया। उनसे बात करके मालूम हुआ कि आरक्षण के प्रावधान के बावजूद सरकारी नौकरी में उनका जो परसेंटेज है वो उनके पॉपुलेशन के रेशियो में नहीं है। बाकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनकी दशा अभी बहुत खराब है। दिलचस्प और जानने वाली बात ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% विच इज 10 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है। अगर मुर्मू प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो सारी आर्म फोर्स को वो लीड करेंगी, सारा आर्म डिपार्टमेंट उन्हें सैल्यूट करेगा, जो एक आदिवासी समाज के लिए और सारे देशवासियों के लिए एक गौरव की बात है और ये पहली बार होने जाएगा। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इनसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। मुर्मू टीचर रह चुकी हैं, जिससे वो एजुकेशन को ज्यादा फोकस कर पाएंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की विजिटर बनेंगी, जिससे वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा डेवलप कर पाएंगी। तीसरा, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस को और अच्छा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होगी। जो बीजेपी स्टेट्स है उनसे तो रिलेशंस अच्छे ही है, बट जो अदर पार्टीज है वो भी इनके पक्ष में है, क्योंकि उन्हें आदिवासी सपोर्ट या वोट बैंक तो चाहिए ही। तो इसकी मदद से बाकी स्टेट से भी रिलेशंस इनके स्ट्रांग होंगे। ट्राइबल कम्युनिटी इलेक्ट्रीफाई होगी। ये तो जनरल फैक्टर्स थे। अब अगर मैं पॉलिटिकल फैक्टर्स पे डिस्कस करूं, 7 मेजर स्टेट्स हैं जहां ट्राइबल कम्युनिटीज काफी ज्यादा हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एमपी एंड उड़ीसा। यहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या में ट्राइबल कम्युनिटीज अवेलेबल है, जबकि नॉर्थ ईस्ट अलग है। तो न्यू वोट बैंक्स को बीजेपी ऑलरेडी प्रमोट कर रही है या मैक्सिमम वोटर्स को रीच आउट करने पर फोकस है, उसके लिए ये बहुत स्ट्रांग है। उड़ीसा में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है। उड़ीसा में ट्राइबल्स बहुत ज्यादा है। मुर्मू उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं। ये भी एक स्ट्रांग फैक्टर है। इन वजहों से उन्हें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया है। अगर न्यू बीजेपी फैक्टर्स की हम बात करें, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो ये शो करना चाह रहे हैं कि बीजेपी केवल एक समुदाय या एक समाज पर केंद्रित नहीं है, बल्कि हर तबके के लोगों की पार्टी है। अब अगर हम ओपोजिशन की बात करते हैं, यशवंत सिन्हा जी की, यशवंत जी की पॉलिटिकल करियर की अगर मैं बात करूं, तो जनता दल, बीजेडी, टीएमसी, फिर 2022 प्रेसिडेंशियल कैंपेन। जनता दल की अगर मैं डिस्कशन करूं, 1984 में सिविल सर्विसेज से रिजाइन करने के बाद वो जनता पार्टी के मेंबर बन गए। 1986 में पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे एंड इन 1988 he was elected member of the Rajya Sabha, upper house of the Indian Parliament. जनता दल का जब गठन हुआ 1989 में, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। नवंबर 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहे। बीजेपी के साथ जो जर्नी रही, 1996 में बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन थे। 1998, 1999 और 2009 में इलेक्टेड हुए लोकसभा एज अ बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम हजारीबाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। 98 में फाइनेंस मिनिस्टर, 2002 में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 2004 में हजारीबाग जिला से चुनाव में हार देखी इन्होंने। 2005 में इन्होंने फिर पार्लियामेंट में एंट्री ली। 2009 में बीजेपी से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया। टीएमसी की अगर मैं बात करूं, just before 2001 West Bengal Assembly election on 13th of March 2021 he joined TMC and fight against BJP. On 15th of March 2021 he was appointed as the vice president of Mamata Banerjee led party और अब ये 2022 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। ये थी यशवंत जी की पॉलिटिकल जर्नी। अब बात करते हैं अपोजिशन के सपोर्ट की। तो कांग्रेस, एनपीपी, पीएमसी, सीपीआईपी, सीपीआईपीएम, समाजवादी पार्टी, आरएलओडी, आरएसपी, टीआरएस, टीएमके जैसे दलों ने इन्हें सपोर्ट किया है। अब मेरी राय की अगर मैं बात करूं, बहरहाल दोनों कैंडिडेट्स एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है,
दोनों ही नेता की छवि काफी साफ है और दोनों ही नेशन के डेवलपमेंट को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और काम आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, कमेंट करें अपने व्यूज और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।